जय हिमालय जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। पिछले दिनों भारत की संसद में एक नेता ने आरोप लगाया कि राणा सांगा ने ही इब्राहिम लोदी को हरवाने के लिए बाबर को भारत आमंत्रित किया था और उस नेता ने राणा सांगा को गद्दार तक कह दिया। भारत के नेताओं की एक आदत सी हो गई है कि किसी भी धार्मिक ग्रंथ पे, धार्मिक पुरुषों पे, प्राचीन पुरुषों पे, महापुरुषों पे, देवी देवताओं पर ऐसे आरोप लगा देते हैं कि जैसे कि वे सृष्टि के रचिता हैं और सब ज्ञान उनके मन मस्तिष्क में भरा पड़ा है। खैर, बात करते हैं राणा सांगा की। राणा सांगा को लेकर भारत के इतिहासकारों का एक वर्ग भी यही आरोप लगाता है और उनका जो सोर्स है वह है बाबरनामा, यानी जो कि बाबर की आत्मकथा है। लेकिन ये इतिहासकार मेवाड़ राजवंश के इतिहास को भूल जाते हैं। मेवाड़ के राजवंश का जो इतिहास है, जो पांडुलिपि है, उसमें ठीक इसके उलट लिखा गया है। आखिर मामला क्या है, इसी पर मैं विस्तार से बात करूंगा। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है या जो चैनल पर नए हैं। मेरे सत्यमेव जयते चैनल यानी STV को भी देखिएगा, ये आपसे विनम्र अनुरोध है। तो बात करते हैं राणा सांगा की। मेवाड़ के शासक राणा सांगा का पूरा नाम महाराणा संग्राम सिंह था। वे राणा रायमल के सबसे छोटे बेटे थे। 1509 में वे मेवाड़ के सिंहासन पर विराजमान हुए थे। राणा सांगा ने 1509 से 1528 तक शासन किया था। राणा सांगा को लेकर कहा जाता है कि उनके शरीर पर 80 घाव थे और उनकी एक आंख भी नहीं थी, एक हाथ भी नहीं था, एक पांव भी नहीं था, और इसके बावजूद वे भारत के महानतम योद्धाओं में गिने जाते हैं। दूसरी ओर बाबर फरगाना का शासक था, जो कि आज के उज्बेकिस्तान में है। उसकी मां चंगेज खां की वंशज थी, जबकि पिता तैमूर लंग के वंशज, यानी विरासत में वो क्रूर खानदान से संबंधित था। बाबर को फरगाना से खदेड़ दिया गया था और उसने काबुल के बिहड़ों में 2 दशक से ज्यादा का समय बिताया और वह भारत की ओर बढ़ने के सपने देख रहा था। बाबर की आत्मकथा है, जिसे बाबरनामा कहते हैं, वास्तव में वह है तुजुक ए बाबरी, जो कि उज्बेकी की एक ऐसी बोली भाषा में लिखी गई है जो कि आप मृतप्राय है, और A.S. बेबरिज ने उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। इसमें बाबर ने लिखा है कि मेवाड़ के शासक ने एक दूत भेजकर उसे दिल्ली आने का निमंत्रण दिया था। लेकिन दूसरी तरफ यदि हम मेवाड़ के इतिहास को देखें, जो कि एक डायरी है और वो उस पुरोहित ने लिखी है जो कि महाराणा सांगा की दिनचर्या को नोट करते थे, उसका वर्णन करते थे, लिखते थे। मेवाड़ का इतिहास में पुरोहित की डायरी में लिखा है कि बाबर ने राणा सांगा से इब्राहिम लोदी के खिलाफ मदद मांगी थी। यानी इस पूरी घटना के 2 पात्र हैं, एक राणा सांगा और दूसरे बाबर, और दोनों से जुड़ी जो नजदीकी पुस्तकें हैं, इतिहास है, उसमें दोनों में विरोधाभासी बातें सामने आती हैं। यानी 2 तथ्य सामने आते हैं। एक बाबरनामा, जिसमें कहा गया है कि राणा सांगा ने बाबर को बुलाया था, जबकि दूसरा मेवाड़ का इतिहास और पुरोहित की डायरी, उसमें यह बात सामने आती है कि बाबर ने राणा सांगा से मदद मांगी थी। इतिहासकार गौरी शंकर ओझा और JN शर्मा भी ये मानते हैं कि राणा सांगा ने बाबर को नहीं बुलाया था। ये इतिहासकार ये भी कहते हैं कि बाबर ने भारत में आक्रमण करने से पहले राणा सांगा से मदद मांगी थी। इसके लिए राणा सहमत तो हो गए थे, लेकिन बाद में अपने सामंतों के कहने पर वे मुकर गए थे। उन्होंने उसको मदद नहीं की, क्योंकि सामंतों का कहना था कि सांप के बच्चे को भी जहर पिलाना खुद के लिए भी खतरनाक है। इसलिए राणा सांगा बाबर की मदद करने नहीं पहुंचे और बाबर ने बाबरनामा में राणा सांगा पर संधि तोड़ने का आरोप लगाया था। अब कुछ बातें समझने की है। अब सवाल उठता है कि मान लेते हैं कि राणा सांगा ने बाबर को आक्रमण के लिए भारत बुलाया था। अब कि आखिर क्यों बुलाया था? सवाल उठता है कि आखिर क्यों बुलाया था? क्या इब्राहिम लोदी राणा सांगा से मजबूत थे? लेकिन इतिहास कुछ और कहता है। राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को 2 बार युद्ध में हराया था।
1570 में खतौली के युद्ध में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को चित्त कर दिया था, पराजित कर दिया था। ऐसे में प्रश्न उठता है कि आखिर राणा सांगा बाबर से मदद क्यों मांगते, क्योंकि वह खुद ही इब्राहिम लोदी को हरा चुके थे। दूसरी ओर बाबर नए देश में आक्रमण करने की तैयारी में था, यानी भारत में। और यह सत्य है कि जब कोई नए क्षेत्र में, नए इलाके में जाता है तो मदद की जरूरत उससे ही होती है, और बाबर को ही मदद की जरूरत थी, उसे ही राणा सांगा की मदद की जरूरत थी। 1526 में पानीपत के पहले युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था और वहीं से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। पर सवाल यह कि बाबर को बुलाया कितने था। वास्तव में एक पक्षीय इतिहास देखने वाले या बाबरनामा ही देखने वाले इतिहासकार दूसरे पक्ष को नहीं देखते। वास्तव में राणा सांगा की बजाय बाबर को दौलत खान लोदी ने भारत बुलाया था। दौलत खान लोदी वंश के अंतिम शासकों सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी के शासनकाल के दौरान लाहौर का गवर्नर था। वह इब्राहिम लोदी से नाराज हो गया था और दौलत खान लोदी ने ही बाबर को इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करने के लिए दिल्ली बुलाया था। अब सवाल यह है कि बाबरनामा में बाबर ने आखिर ऐसा क्यों लिखा। मुस्लिम शासकों की किसी भी इतिहासकार को देखिए जो उन्होंने अपने राजाओं के बारे में लिखा, वे उनके हिसाब से ही मैनिपुलेट करके, जिसको कह सकते हैं हम, उस इतिहास को लिखते रहे। और यह कैसे हो सकता है कि बाबर ने जो लिखा हुआ सत्य ही लिखा है। बाबर ने भारत के लोगों के लिखा है कि हिंदुस्तान में आकर्षण कम है और लोगों में सुदंता, सामाजिक शिष्टाचार, काव्य प्रतिभा या समझ, शिष्टाचार, कुलीनता या मर्दानगी नहीं है। बाबर लिखता है कि भारत के लोगों में प्रतिभा और क्षमता की कमी है। बाबर लिखता है भारत में कला और शिल्प में कोई सामंजस्य या समरूपता नहीं है। बाबर हिंदुओं को नास्तिक कहता है और लिखता है कि वे पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। इस तरह की बहुत सी बातें लिखी हैं, लेकिन एक बात उसने जरूर लिखी है कि हिंदुस्तान में राणा सांगा और दक्कन में कृष्णदेव राय से महान शासक कोई नहीं है। तथ्य आपके सामने रखे हैं और यही सत्य है कि दौलत खान लोदी ने ही इब्राहिम लोदी को हरवाने के लिए या उस पर आक्रमण करने के लिए बाबर को भारत बुलाया था। और क्यों बुलाया था यह अगली वीडियो में बताऊंगा। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। आऊंगा जल्दी ही नई स्टोरी के साथ। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।